हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे सिविक्स के, जो पॉलिटिकल साइंस है टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले भी एक पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें कुल 70 प्रश्न होंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से रिवीजन भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं। तो कौन होते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता? तो अज्ञात रहते हैं इसमें। ठीक है, प्लेटो के दार्शनिक में किसी भी माता पिता का जिक्र नहीं किया गया है, तो उसमें अज्ञात होते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैकियावेली की किन दो रचनाओं के सिद्धांत को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वो दो रचना थी द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्य का अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने बाधा लगना, यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आदर्शवाद से संबंधित है। ठीक है, आइडियोलॉजी से। राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने बाधा लगना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, वह कौन से विचारक हैं जिन्होंने दो अनुभूति मूलक दृष्टिकोण और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों की व्याख्या वास्तविक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए किया? तो किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था ऐसा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी वो विलियम पेन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विलियम पेन द्वारा नहीं, विलियम पेन दूसरी पुस्तक लिखे थे, ये लॉर्ड ब्राइस लिखे थे। ठीक है, सॉरी, ये कौन लिखे थे? मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की अवधारणा किस देश में पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में क्या सत्य है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखते हैं, सीनेट को महाभियोग लगाने का अधिकार एवं सीनेट उसकी जांच करती है। तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों को है, लेकिन जांच करने का अधिकार सीनेट को है। तो ये बिल्कुल गलत है। महाभियोग लगाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को है, लेकिन जांच करने का अधिकार दोनों सदनों को है। तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो डी बच रहा है, तो डी सही हो जाएगा। प्रतिनिधि सभा जो है महाभियोग लगाती है। ठीक है, एवं उसकी जांच जो है सीनेट करती है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा जो है अमेरिकी कांग्रेस में महाभियोग लगाती है और उसकी जांच जो है सीनेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संसद की लोकप्रिय सदन, फ्रांसीसी संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो राष्ट्रीय सभा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फ्रांसीसी के लोकप्रिय सदन राष्ट्रीय सभा में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 491 होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये भी पूछा गया है, फ्रांसीसी संसद के लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो राष्ट्रीय सभा होगा। नौवां क्वेश्चन है, जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह सफल होगा, और जहां राजनीतिक दल मजबूत है वहां दबाव समूह असफल होगा। यह कथन किसका है? तो ये कहा था फाइनर का। ठीक है, फाइनर महोदय ने कहा था, जहां राजनीतिक दल का सिद्धांत संगठन जहां पे कमजोर होगा वहां दबाव समूह जो है सफल हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे राजनीतिक दल मजबूत होगा वहां जो है दबाव समूह असफल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनर ने कहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति को राजनीतिक जीवन की प्राथमिक तत्व माना है?
शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है? तो किसने माना है? तो जॉर्ज कैटलिन ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, जॉर्ज कैटलिन। 11 नंबर प्रश्न है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये लासवेल ने कहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? असमानता का समर्थन कौन करता है? तो हाफ्स जो है असमानता का समर्थन करता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया? तो किया था वो लास्की ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति थे। तो कार्ल मार्क्स को कौन व्यक्ति प्रभावित किया थे? वो दो व्यक्ति, तो वो थे हीगल और फेबरवाक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, रखिएगा इसको। हीगल और फेबरवाक जो है कार्ल मार्क्स को प्रभावित करने वाले प्रमुख दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व कौन से हैं? तो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। ये वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था, आप लोग पढ़े होंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानता है? व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानता है। तो कौन ऐसा था? तो बोधा मानता था। ठीक है, बोधा क्या मानता था? व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को राज्य का प्राथमिक इकाई मानता था। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के बारे में बाधाओं को बाधित करना मुहावरे का प्रयोग किया है? तो किसने किया था? तो ग्रीन ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवंत प्रस्तुति किसने दी थी? ठीक है, पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवंत प्रस्तुति किसने दी थी? तो ये दिया था विलियमसन ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष जो होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, वो ये उपाध्यक्ष होते हैं बारी बारी से, और जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का परीक्षण किया था? तो ये परीक्षण किया था एसीटन समिति। ठीक है, इसका गठन जो है 1944 में किया गया था। ठीक है, ये जो है यूके में यूनाइटेड किंगडम में लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित था। ठीक है, उसका परीक्षण करता था। और जो ये मास्टरमाइंड समिति बनाई गई थी, ठीक है, ये ब्रिटेन में जो है नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित था। ठीक है, राजनीतिक गतिविधि से ये संबंधित था। और ये जो एसीटन समिति था,
ये लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित था, जो 1944 में गठित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मास्टरमैन अगर पूछ देगा तो वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित परीक्षण के लिए बनाया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, इस समय स्थानीय शासन का केंद्रीय परिषद निम्नलिखित में से किन मामलों को देखती है? तो स्थानीय शासन केंद्रीय परिषद निम्नलिखित में से किन मामलों को देखती है? तो केवल शहरी स्थानीय शासन के मामले को देखती है, केवल शहरी। ठीक है, शुरुआत में ग्रामीण और शहरी दोनों था, लेकिन वर्तमान समय में केवल शहरी मामलों को देखती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे डिटेल। 1954 में राष्ट्रपति ने केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के रूप में इसे गठित किया था, और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन पर केंद्र राज्यों के मध्य समझ विकसित करने हेतु सुझाव देना। ठीक है, तो शुरुआत में जो है ये ग्रामीण और शहरी दोनों था, लेकिन परिषद के नाम पर कार्यक्षेत्र को लेकर के जो है दो परिवर्तन बाद में हुए। ठीक है, इसके नाम में स्वशासन हटाकर शासन जोड़ा गया, अर्थात इसका नाम केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद हो गया, और 1958 में इसका कार्यक्षेत्र मात्र शहरी स्थानीय शासन तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो ग्रामीण हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कब हटाया गया था? 1958 में। 23 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में क्या सही है? तो CAG यह वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करने में लोक लेखा समिति की सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, तो ये गलत है। और चौथा देख लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग लेखा परीक्षा से संबंधित 3 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता है: विनियोग लेखा संबंधी प्रतिवेदन, वित्तीय लेखा और संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, और लोक उपक्रम संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कूट आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, और तो तीसरा नंबर आपका यहाँ पे सही हो रहा है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से संचित निधियों में प्राप्त धनराशियों के अतिरिक्त प्राप्त अन्य धनराशियाँ किसमें जमा की जाएगी? तो ये धनराशि किसमें जमा की जाती है? तो ये लोक लेखा समिति में जमा की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या आप लोग जानते हैं 22 होती है, 15 लोकसभा में। ठीक है, और 7 राज्यसभा में। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा द्वारा दिए गए जो लोक लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की ये जांच करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो वैधानिक हैसियत ये तो होता है, स्थायित्व तो होता है, संरचना की प्रमुखता होती है, ये डी आपका सही हो जाएगा। साझे मूल्य तथा व्यवहार के सर्वमान्य मानक, ये जो है औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, औपचारिक संगठन स्वेच्छा पूर्वक निर्मित किया जाता है, यह एक पूर्णतः निर्वैयक्तिक होता है। ठीक है, दूसरा है, संगठन की अपनी नियमावली होती है जिसके आधार पर प्रत्येक सार पर कार्यों, उत्तरदायित्वों एवं शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और तीसरा है, इसमें प्रत्यायोजन के सिद्धांत एवं आदेश की एकता का पालन किया जाता है। ठीक है, और चौथा है, इसमें औपचारिक संगठनों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। और इसमें से 2 और हैं, इसमें कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है। और छठवां है, औपचारिक संगठन अन्य संगठनों की अपेक्षा एक अधिक अस्थायी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपका दिया होता है अस्थायित्व। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण उसके विशिष्टता हैं, अर्थात विशेषताएं हैं।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, भारत में जो है हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि पहली बार कब लागू हुआ, तो 1993 में। ठीक है, 1993 में पहली बार जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ने 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया था। तो ये 18 जुलाई नहीं था, ठीक है, ये 17 जुलाई था। कई बुक में हम देखें ये 17 जुलाई था। ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो जा रहा है। और दूसरा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है, लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है, तो बिल्कुल सही है, यह एक स्वतंत्र संगठन है। ठीक है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, और इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग है, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफ और रजिस्ट्री, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये पहला ही गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ, ये 17 जुलाई है। ठीक है, ये 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का संविधि को अंगीकार किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा देख ले सकते हैं आप लोग, भारत, चीन, अमेरिका और रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं हैं, और हाल ही में मलेशिया ने रोम संविधि को अपनाया और ICC का 124वां सदस्य बना। और इसका इतिहास थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और यहाँ पे 17 जुलाई, ठीक है, 1998 को 120 देशों द्वारा रोम संविधि को अपनाया गया, और 1 जुलाई 2020 को आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना की गई। इस प्रकार रोम संविधि 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हुई, क्योंकि इसमें कोई पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः ICC स्थिति से या उसके बाद किए गए अपराधों की जांच करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये था, और वही गलत था, 17 था। और वर्ष 2010 के संशोधन के बाद रोम संविधि न्यायालय में पीड़ितों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक तय कर सुरक्षा के अधिकार और निष्पक्ष परीक्षण को सुनिश्चित किया गया। और वर्तमान में रोम संविधि ICC की कानूनी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो प्रतिक्रिया और साक्ष्य के नियम एवं अपराध के स्वरूप को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो इतना था, इसको देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, वही सन आप लोग याद रखिएगा, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल सारे क्वेश्चन सीटेट के मॉडल पर पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक उठाइए उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज आप रखिए। ठीक है, तो अब इसीलिए जो है इस तरह से प्रश्न अब बनाए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों पर जो है बहुत अधिक ध्यान आपको देना होगा। और लास्ट में 4 अंक भी दिए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी, न्यायिक प्रभाग, ठीक है, और अभियोजक कार्यालय, ठीक है, अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये 4 उसके विभाग हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक या करेंसी या पावर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो वो परमाणु हथियार को माना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है, मार्शल प्लान जो 1947 को औपचारिक रूप से किस रूप में भी जाना जाता है? मार्शल प्लान जो 1947 का था वो औपचारिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो जो मार्शल प्लान 1947 का था उसको जो है यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम या कह सकते हैं यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में जो है यूरोपीय या पुनरुत्थान इस भी कह सकते हैं योजना। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ वही हैं, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल कर दिया है, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है, रिस्टेशन थिंग कर दिया है, तो यहाँ रिकवरी होगा सिर्फ। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने जुलाई 1947 में एक योजना को लागू किया, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों 1947 से लेकर के 1951 में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को $12 बिलियन की सहायता प्रदान की, रिकवरी कराया था उसको, जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई करके। ठीक है, तो वो रिकवरी से संबंधित था। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एंथनी डाउन्स ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई थी, तो ये तो सही है। आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशियाई हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया, तो ये भी सही है। और आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, तो ये भी सही है। वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था कौन? भारत, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना का उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके सदस्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया 23 सदस्य हैं। ठीक है, 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार और 1996 में पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है, तो 1992 में जो है वो भागीदारी किया था, और उसका जो सदस्य बना था, पूर्ण सदस्य क्षेत्रीय संवाद का कब बना था? तो वो 1996 में बना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया है कि 1991 में, तो वो 91 नहीं था, 92 था। और पूर्ण रूप से पूछे, पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था, वो 1996 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, भारतीय महासागर को लेकर के जो असेंबली प्रस्ताव था 2832 का, तो ये किया गया था 1971 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है। तो प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया गया है? तो सभी में पाया गया है, सर थॉमस मोर और यूटोपिया में भी, और कैंपानेला ऑफ सिटी ऑफ द सन में भी, और बेकन का जो है न्यू अटलांटिस में भी। ठीक है, ये बुक का नाम है, और ये किसके द्वारा रचा गया है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण बुक हैं सारे बुक। ठीक है, तो प्लेटो का सब में जिक्र हुआ है, इन तीनों बुक में जिक्र किया गया है, तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति बुश वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ ईविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई थी? तो उसमें जो है पहचान किया गया था इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये दिसंबर 2005 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2005 में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यद्यपि शांति स्थापना आयोग की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी, इसकी संगठनात्मक समिति के गठन की प्रक्रिया जो है मई 2006 में पूरी हुई थी। स्थापना 2005 में हुआ था और पूरा जो है 2006 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभ में स्थापित 60 शांति मिशनों में से 42 मिशनों में 85,000 से अधिक भारतीय सैनिकों
सैनिक पर्यवेक्षकों और सिविल पुलिस अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, सारे तथ्य को याद कर लीजिएगा। सीसेट मॉडल अगर प्रश्न बना देगा तो सारे पॉइंट को रख देगा, तो उसमें पूछ सकता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई? तो ये 2010 में जो दिया गया था वो भारत और जापान है। ठीक है, और हाल ही में 2018 में भी, ठीक है, 2018 में भी इस पर वार्ता हुई थी दो देशों के बीच में, जो है कृषि क्षेत्र में जो उपज के मतलब बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक क्षेत्र में। तो वो जल्दी जो हुआ है 2018 में हुआ है, वो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये 2018 में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, भारत और दक्षिण कोरिया। और 2010 में जो हुआ था वो भारत और जापान के बीच हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? आवश्यक पूर्व आवश्यकता है, मानो आवश्यकता से पहले आवश्यकता कौन सा है? तो सीमित सरकार। ठीक है, आवश्यकता से पहले आवश्यकता है सीमित सरकार की, संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है, तो कौन सा आधार है? तो विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर प्रश्न है, वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता अगर कमज़ोर है तो दबाव समूह बढ़ जाएगा, और जो राजनीतिक जो सत्ता जो है बहुत मजबूत है, जो दबाव समूह जो है घट जाता है। तो उसके जो है अदृश्य साम्राज्य के रूप में देखा जाता है किसको? दबाव समूह को। 41 नंबर प्रश्न है, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे ग्रेट ब्रिटेन के, यहाँ पर कोई संविधान नहीं है, राजा का शासन होता है। ठीक है, एक बार राजा एक मुकुट हमेशा मुकुट, कई स्टेटमेंट हैं इसके, तो ग्रेट ब्रिटेन है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता है? विधि का शासन किस देश में नहीं पाया जाता है? तो विधि का शासन जो है फ्रांस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और विधि के शासन के प्रतिपादक बहुत पूछता है कौन थे? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो डाइसी ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विधि के शासन का प्रतिपादन डाइसी महोदय ने किया था। और विधि का शासन नहीं पाया जाता किस देश में? तो फ्रांस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्रांस में कौन सा शासक है? तो प्रशासनिक न्यायालय है। ठीक है, प्रशासनिक न्यायालय है। इन सभी को भी याद रखिएगा। विधि का शासन डाइसी द्वारा, और विधि का शासन किस देश में नहीं है? फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या है? तो प्रशासनिक न्यायालय है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जहां कार्यपालिका अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित हो, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके, ऐसी सरकार जानी जाती है। तो कौन सी है? अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, बहुत अच्छी से आप लोग देख लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक दलीय प्रणाली निम्न में से किसका लक्षण है? तो एक दलीय प्रणाली जो है सर्वाधिकारवादी राज्य का उदाहरण माना जाता है, लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की जो नींव 1961 के अधिनियम में रखी गई, उसकी परिणित मतलब नींव रखी गई, लेकिन उसका पूर्णावधि कब हुई? पूर्ण कब हुआ? तो 1935 में हुआ था। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की जो नींव 1861 में रखा गया था,
1861 का अधिनियम में रखा गया था, उसकी परिणति जो है 1935 में हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की नींव कब रखी गई, किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी, तो 1861 अधिनियम के तहत। ठीक है, और पूर्ण कब हुआ, 1935 भारत सरकार अधिनियम में। 46 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदेशों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव का। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है, भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को इतना शक्ति बना दिया है कि वह संसद और कार्यपालिका को अपने अधीन मानता है, तो गलत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, तो गलत है। ठीक है, राज्य के 3 तत्वों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सुखद मिश्रण है भारतीय संविधान, तो बिल्कुल सही है। और विशेष अनुबंधन का निर्माण कर संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव भी, तो उसको ही जो है वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। जुलाई 1942 को अपनी वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक लंबा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत खत्म होना चाहिए। इस प्रस्ताव को 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनुमोदित किया गया। ठीक है, अनुमोदित किया गया था, जिसने औपचारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन QIM की शुरुआत का नेतृत्व किया, और QIM को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, और वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन जो QIM है उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। और ये जो है पिछड़ा आयोग कब बना था, तो 1955 में। ठीक है, तो ये थे। और BP मंडल भी थे, और ये जो है 1955 से लेकर के, ठीक है, 1955 से लेकर के 1970 के दशक में 2 बार पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बार काका साहब कालेकर बने, ठीक है, और दूसरी बार जो है BP मंडल बने। ठीक है, दोनों का जो है कमेटी बनी थी। ठीक है, तो पहले में ये माने जाते हैं काका साहब कालेकर। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो सचिवालय उसके निगरानी में रहता है। 51 नंबर है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, लोक लेखा समिति के वही सारे कार्यभार को देखता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 में से किसकी शक्तियों से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका किससे, राज्यसभा से। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अनुच्छेद 249 है, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। ठीक है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे, तो ये राज्यसभा से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, स्पीकर जो होता है। ठीक है, और वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो चौधरी श्री अधीर रंजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चौधरी श्री अधीर रंजन, इसको याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, तो किसको बुलाया जाता है,
संसद में अपना पक्ष रखने के लिए, तो महान्यायवादी को बुलाया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल हैं, ये 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 15वें भी पूछता है, रैंकिंग बुक पूछता है कि किस रैंक के हैं, 15वें रैंक के हैं। और ये महान्यायवादी होते हैं जो संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, भारत का महान्यायवादी भारत का सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। किसको माना जाता है? ठीक है, महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी जो है भाग 5 के अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट भी याद रखिएगा। 56 नंबर है, जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है। तो न्यायिक निर्णयों में जनहित याचिका, ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 3 रिट डाली जाती हैं। ठीक है, तो किस में होता है? न्यायिक निर्णय में होता है। ठीक है, कानून ये सब नहीं होता। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो संविधान द्वारा किया जाता है। सही हो जाएगा आपका। 58 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? तो सिंगापुर में की थी। डी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो कब बनाए गए थे? तो 24 में ना, 1924 ईस्वी में। तो बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं? तो किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ही ने लिखा था इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 61 नंबर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1916 में हुआ था ना, तो बी सही हो जाएगा। 62 है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो हमें प्रयास में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, यह किस उग्रवादी ने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक तो बहुत बड़े उग्रवादी थे, उन्होंने ही कहा होगा और कहा भी था। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं थे? तो गांधी जी का संबंध किस आंदोलन से नहीं था? संबंधित नहीं थे, तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत इससे सही नहीं, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो बी सही हो जाएगा। 66 नंबर है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्यों से के संबंधों से संबंध है? तो कौन सा रिपोर्ट केंद्र राज्यों के संबंधों से विषय से संबंधित है? तो राजमन्नार कमेटी, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित था। सरकारिया तो था ही। ठीक है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ये भी था। ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ये नहीं था। ठीक है, ये केवल राज्य से था। ठीक है, ये केवल राज्य से था और बाकी जो है केंद्र राज्य से संबंधित थे। ये तीनों, राजमन्नार और सरकारिया और आनंदपुर। ठीक है, तो कूट ये सही हो जाएगा, 1 2 3। 67 नंबर है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? तो ये मौलिक कर्तव्य में होगा स्वाभाविक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार, और ये मौलिक कर्तव्य किस में है? तो अनुच्छेद 51 के आ में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर है, न्यायिक पुनराविलोकन है।
तो किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन है? तो भारत में है। और भारत कहाँ से लिया था? तो यूएसए से लिया था। ठीक है, तो भारत और अमेरिका दोनों में है, क्योंकि भारत जो है यूएसए के संविधान से लिया था न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस दोनों सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो स्पीकर द्वारा, वही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो उसमें जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं लोकसभा से संबंधित, संसद से, तो अधिकतर जो है स्पीकर द्वारा ही सही होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया है? तो सामाजिक समानता को। ठीक है, जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है। 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद को रोक। ठीक है, और 16 में क्या कहा गया है? कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, और 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। तो जो 17-18 है वो सामाजिक समानता से संबंधित आ जाता है। ठीक है, तो 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है, इसमें 2 अधिकार जो है सामाजिक समानता के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 17 प्रश्न जो आपके इम्पॉर्टेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बहुत ध्यान से इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।